बात करने वाले हैं। अगर आपको रिसीव होती है पेंशन इनकम और आपको यहाँ पे फाइल करना है ITR 1, तो ITR 1 इनकम टैक्स पोर्टल पे लाइव हो चुका है। पहली वीडियो के अंदर हमने ITR 1 के लाइव डेमो के अंदर सैलरीड पर्सन कैसे अपना ITR 1 फाइल करें उसको डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पेंशनर हैं वो अपनी पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम के साथ ITR 1 को कैसे फाइल करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम न केवल लाइव फाइलिंग का डेमो देखेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि आपका जो ITR 1 फाइल करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है प्रिपेयर करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के अंदर आपको टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए पेंशन इनकम के रिगार्डिंग। ये फॉर्म 16 आपको कहाँ से मिलेगा? ये फॉर्म 16 आपको मिल जाएगा बैंक से, बैंक्स जहाँ पे आपको मिलती है आपकी पेंशन इनकम। और उसके बाद आपका अगर अकाउंट स्टेटमेंट है, जिस बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर आपका क्रेडिट होता है पेंशन इनकम, आप उसका टोटल ले सकते हैं। TDS की डिटेल आपको 26 AS से मिल जाएगी। और फिर आपका कुछ एक बैंक ऐसे भी हैं जो अपने ऑनलाइन फैसिलिटी देते हैं और वहाँ पे आप अपना पेंशन का जो स्टेटमेंट है वो भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है, आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपने यहाँ पे जो है रेंटल इनकम से भी इनकम आती है पेंशन के साथ साथ, तो आप यहाँ पे जो है रेंटल इनकम जितनी भी रिसीव हुई है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो सारी डिटेल आप यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आता है तो सेविंग बैंक का पूरे साल के अंदर कितना इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है उसकी डिटेल आपको गैदर करनी है। साथ में अगर आपने कोई FD करवा रखी है, RD है, MIS है, NSC है, PPF है, तो ये सारे इंटरेस्ट की डिटेल आपको जो है यहाँ पे कलेक्ट करेंगे ITR को फाइल करने से पहले। उसके बाद है फॉर्म 16A। अगर आपके जो FD का इंटरेस्ट है, RD, अदर इंटरेस्ट पे TDS कटा है तो आप जो डिडक्टर है उससे फॉर्म 16A लेंगे। और उसके साथ आपने जो पेमेंट किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो एडवांस टैक्स का हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का हो, तो उसके टैक्स चालान को आप ले लेंगे जिसमें कि आपका BSR कोड, चालान नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और अमाउंट मेंशन रहता है। उसके बाद आपको करना है 26 AS जो कि अब हो गया है AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और इसका अपडेटेड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे लेना है और उसको रिकंसाइल करना है अपने फॉर्म 16, 16A, 16C अगर आपका कुछ है, या फॉर्म 27D से। तो आपको 26 AS जो है वो अपडेट हो चुका है 1 जून से, अब नया 26 AS आपको यहाँ पे मिलेगा तो उसको अपडेटेड लेना है। 26 AS में आपको रिकंसिलेशन करना है फॉर्म 16 में जितनी एंट्री पे आपका TDS कट रखा है, जितनी अमाउंट पे फॉर्म 16A में उतनी ही अमाउंट पे आपका TDS जितना डिडक्ट हो रखा है उतनी ही अमाउंट का TDS जो है आपका 26 AS में जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा टाइम ठहर जाइए, क्योंकि TDS रिटर्न की डेट जो है 4th क्वार्टर की वो 30 जून कर दी है गवर्नमेंट ने। 30 जून के बाद जो है आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं ताकि आपका जो TDS रिफ्लेक्ट होगा 26 AS में उसका ही रिफंड आप यहाँ पे ले पाएंगे। उसके अलावा अगर आपने एक बार रिटर्न फाइल कर दिया तो आप यहाँ पे उसके बाद रिटर्न का रिफ़ंड, चाहे आपका एक्सेस TDS बनता हो, आप उसका रिफ़ंड नहीं ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि 80C की डिटेल। 80C के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, चाहे LIC, PPF, NSC, ELSS, म्यूचुअल फंड, FDR, ट्यूशन फीस या हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे गैदर करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ 9th पॉइंट की, 9th डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम की डिटेल। इसमें आपने चाहे सेल्फ के लिए किया हो या पेरेंट्स के लिए किया हो या फैमिली के लिए किया हो, इसकी कंप्लीट डिटेल अब आपको 80D के एक अलग शेड्यूल के अंदर डालनी होगी, तो इसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद 80G के अंदर डोनेशन अगर आपने दिया है या आपने PM केयर फंड के अंदर डोनेशन दिया है तो उसकी भी आपको 100% डिडक्शन यहाँ पे 80G के अंदर मिलेगी, तो इसकी भी छूट आप यहाँ पे
लेने के लिए आपको डिटेल्स चाहिएगी 80G की कंप्लीट डिटेल। उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस अगर आपने किया है 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, तो यहाँ पे लॉकडाउन के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस जो आपने किया है चैप्टर 6A की पार्ट बी की डिडक्शंस के लिए, तो वो आप यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक करते हैं तो उसकी आप क्लेम कर सकते हैं। ITR के अंदर इसके लिए एक डिफरेंट शेड्यूल डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया गया है, उसमें आप ये सारी डिटेल डालेंगे। उसके बाद है आपके पास होना चाहिए अपने ITR को वेरीफाई करवाने के लिए एक्टिव रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि आधार के साथ रजिस्टर्ड होगा, जिस पे आपका OTP आएगा और आप अपने रिटर्न को जो है वेरीफाई करवा पाएंगे। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, जो कि इनकम टैक्स का E-फाइलिंग पोर्टल है। आप वहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम जो देखेंगे आगे के ITR 1 की प्रोसेस को। इस तरह से हम कर लेंगे हमारे डैशबोर्ड पे लॉगिन। डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है फाइलिंग ऑफ ITR और दूसरा है व्यू रिटर्न एंड फॉर्म। तो जो आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी फाइल्ड कर चुके हैं, वो सारे रिटर्न आपको इस ऑप्शन में दिखाई देंगे। और इस बार अब हम फाइल कर रहे हैं अपनी ITR को, तो हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये आपको डैशबोर्ड के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डैशबोर्ड को, तो आपको यहाँ पे जो है इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपका 4 डिटेल आपसे मांगी गई है। पहली है पेन की, जो आपका ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ 2021 को। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ITR। हालांकि अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ ITR 1 जो है ऑनलाइन फाइलिंग के लिए अवेलेबल करवाया गया है। जल्द ही आपका ITR 4 जो है वो आपका अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो उसका भी वीडियो अपडेट बना दूंगी मैं आपको। तो यहाँ उस पर भी आपको जो है ITR 4 के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, अगर आप ITR 4 को जो है फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है ITR फॉर्म जो है फाइलिंग टाइप। तो फाइलिंग टाइप के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न। ये हमारा होगा ओरिजिनल रिटर्न, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ओरिजिनल रिटर्न। और रिवाइज रिटर्न भी है तो उसके लिए भी एक ही ऑप्शन आपका अवेलेबल है। रिवाइज रिटर्न के केस में आगे आपसे डिटेल जो है वो मांगी जाएगी। उसके बाद है सबमिशन मोड। सबमिशन मोड में आपका 2 ऑप्शन यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन सबमिट करके बता रही हूँ कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना XML जो है वो प्रिपेयर करके अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन के ऑप्शन को। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शन दिखाई दी जाएंगे, जो कि आपके प्री फिल्ड ITR के बारे में बताता है कि कौन कौन सी डिटेल जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड होगी। तो इसमें आपका नेम, पेन, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आपके पेन से प्रीफिल्ड होगी। उसके बाद आधार एड्रेस से प्रीफिल्ड होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल आपकी प्रीफिल्ड होगी। उसके बाद टैक्स पेमेंट, TDS और TCS, ये सारा डिटेल जो है यहाँ पे ड्रैग किया जाएगा 26AS से। जो आपकी सैलरी की इनकम है वो भी आपकी यहाँ पे इसमें इस रिटर्न में प्रीफिल्ड आएगी और ये ली जाएगी 26Q जो आपका डिडक्टर फाइल करेगा उसके एनेक्शर 2 से। और आपको ये डिटेल मैच करवानी है अपने फॉर्म 16 से। आई होप जो आपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड को देख के जो है अपने पास रख लिया होगा। उसके बाद आपका टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आपने लास्ट रिटर्न के अंदर जो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपने लिया था वो आप यहाँ पे ले सकते हैं और वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीफिल्ड आएगा, उसे चाहे तो आप ऑल्टर भी कर सकते हैं। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो आएगा आपका 26AS से, जो आपका TDS कटा हुआ होगा, आपकी रेंटल इनकम, तो ये भी आपको यहाँ पे मैच करवानी है अपनी टोटल रेंटल रिसीट से। उसके बाद अगर आपका टर्म डिपॉजिट पे TDS डिडक्ट हो रखा है तो वो आपका 26AS से जो इंटरेस्ट इनकम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल्ड आ जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट की डिटेल जो कि आपको इनकम टैक्स रिफंड पे रिसीव हुआ है उसकी भी डिटेल आपकी 26AS से लेके ली जाएगी और वो आपकी यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, प्रीफिल्ड होगी। उसके बाद टैक्स रिलीफ
अंडर सेक्शन 89 जो कि आपके एनेक्स 224Q यानी कि फॉर्म 16 से आपको ये मैच करवानी है। उसके बाद बैंक का डिटेल, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल जो है प्रीफिल्ड अकाउंट की डिटेल आपकी आएगी और उस पर आपको टिक करना है। प्री वैलिडेट जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आपका ITR के अंदर आ जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आप सेल्फ और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर, यानी कि आप खुद के पैन के लिए कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन के अंदर सेल्फ डालना है, दूसरी कैपेसिटी के अंदर करने हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आपको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर जो है आपको लॉग करके पैन के अंदर वो डिटेल आपकी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है जैसे ही आप इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्री वैलिडेट करवाने के बाद एक कंसेंट ली जाएगी। जो आपका प्रीफिल डेटा है उसको आप एग्री कर रहे हैं प्रीफिल डेटा के लिए और आपने जो नेसेसरी चेंज किया है वो भी आपका यहाँ पे हो गया है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ऑनलाइन प्रीफिल डेटा है और ऑफलाइन अगर आप XML अपलोड करते हैं तो उसमें आपको सारा डेटा जो है वो लेटेस्ट यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे ऑप्शंस को सबमिट करेंगे। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ITR 1 सहज इनकम टैक्स रिटर्न। साथ में यहाँ पे खास ध्यान रखने वाली बात है कि इसे सिर्फ इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है और जिनकी इनकम 50 लाख तक है और इनकम जो होनी चाहिए सैलरी हेड से होनी चाहिए, एक हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, आपकी फैमिली पेंशन हो सकती है, एग्रीकल्चर इनकम है तो वो 5,000 रुपये तक होनी चाहिए। साथ में वो इंडिविजुअल जो है किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहला जो कॉलम यहाँ पे दिखाई देगा वो दिखाई देगा इंस्ट्रक्शन का। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है डू और डोंट्स। इसको अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे जो है पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि सारी डिटेल जो आपको डालनी है वो इंडियन रुपी के अंदर डालनी है। आपको बैक बटन को जो है वो क्लिक नहीं करना है। अगर आप बैक बटन को क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो आपने सेव किया है वो लॉस हो जाएगा और आप यहाँ पे जो है लॉग आउट हो जाएंगे। इसके लिए आपको जो है सेव करने के लिए डेटा को सेव एज ड्राफ्ट करना है जब तक कि आप पूरा रिटर्न ना भर ले। उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले प्रीव्यू देखना है, उसके बाद अपना सबमिट जो है ITR करना है। उसके बाद कैलेंडर चलते हैं पार्ट A पे जो कि है जनरल इन्फॉर्मेशन का। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी पैन से आपकी पर्सनल डिटेल ली जाएगी और आपका आधार नंबर, आपका मेल ID, एड्रेस, ये सारी डिटेल आपकी होगी। तो इसको मैं एक बार स्किप कर रही हूँ क्योंकि उसमें आपके पर्सन टू पर्सन जो है पर्सनल डिटेल वेरी करती है। इन्फॉर्मेशन के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप यहाँ पे पेंशनर है तो पेंशनर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका ड्यू डेट के विदिन आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139(1) का ऑलरेडी आपका आ रहा है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो है चेंज नहीं होगा। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। पार्ट B के अंदर जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम का है, सबसे पहले आपको सैलरी हेड की इनकम देनी है। यहाँ पे आपको डालनी है जो पेंशन आपको रिसीव हुई है पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर और वो डिटेल टोटल पेंशन की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। मैंने 2,40,000 पेंशन इनकम को डाला है। ये पेंशन इनकम आपको कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी आपको फॉर्म 16 से। फॉर्म 16 कहाँ से मिलेगा? फॉर्म 16 मिलेगा आपके बैंक से जहाँ पे आपको पेंशन इनकम जो क्रेडिट हो रही है और फिर आपको यहाँ पे पेंशन की डिटेल डालनी है। उसके बाद आपका जो पॉइंट B और C है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि पेंशनर के लिए यहाँ पे ना तो परक्विजिट होती है और ना ही आपका सैलरी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आपको मिलता है। उसके बाद अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो अलाउंसेस के अंदर बहुत सारे अलाउंसेस है जो कि आपके एग्जेम्प्टेड है, लेकिन पेंशनर के लिए यहाँ पे अलाउंसेस के अगर हम देखें तो काफ़ी सारे अलाउंसेस के अंदर अगर आपको यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन मिल रही है या कोई ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, अर्न लीव का इनकैशमेंट किया आपने रिटायरमेंट पे, तो आप यहाँ पे जो भी एग्जम्पशन आपके लिए अवेलेबल है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। कम्यूटेड पेंशन के अंदर अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन की अमाउंट को डालना होगा। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी आती है कि यहाँ पे जो पेंशन डाल रहे हैं वो कौन सी पेंशन है और नीचे जो एग्जम्पशन के अंदर कम्यूटेड पेंशन डाल रहे हैं वो कौन सी है। ये है पेंशन जो आपको मंथली रिसीव होती है, यानी कि अनकम्यूटेड पेंशन जो कि आपको नहीं मिली है और ये आपको मंथली मिलती है, और कम्यूटेड पेंशन जो कि आपको लंप सम जो है
वो मिल चुकी है। तो कम्यूटेड पेंशन आपका एग्जेम्प्ट भी होती है, टैक्सेबल भी होती है, लेकिन ये बेस्ड रहता है सिनेरियोज पे कि कौन से सिनेरियो के अंदर आपको कितनी पेंशन जो है रिसीव हो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कितनी पेंशन कैसे टैक्सेबल होगी, तो आप मेरे पेंशन पे इनकम टैक्स के वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। स्पेसिफिकली ITR पे मैं आपको कम्यूटेड और अनकम्यूटेड पेंशन के लिए वीडियो भी लेके आऊँगी, लेकिन आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को और मैक्सिमम आपको यहाँ पे लाइक करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी 50,000 रुपये की, और उसके बाद आपकी जो है प्रोफेशनल टैक्स वगैरह कुछ भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, और जो इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी। उसके बाद अगर आपको रेंटल इनकम है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले B2 कॉलम के अंदर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है। आपकी हाउस प्रॉपर्टी कौन सी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है। अगर आपकी रेंटल इनकम है और लेट आउट है प्रॉपर्टी, तो आपको यहाँ पे जो है ग्रॉस रेंट जो आपको रिसीव हुआ है, और या फिर अगर आपकी डीम लेट आउट है तो वो आपका जितना लेटेबल वैल्यू है वो आपको देना है, जितना रिसीव नहीं हुआ बट वो रिलेट करता है इस फाइनेंशियल ईयर से, तो उसकी डिटेल आपको देनी है। जो टैक्स आपने पे किया है उसकी डिटेल, फिर आ जाएगी आपकी एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू पे आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी, और जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, बोरोड कैपिटल अगर आपने लोन ले रखा है होम लोन पे, तो आपका जितना भी एक्चुअल एक्सपेंस है लेट आउट के केस में, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एरियर ऑफ रेंट रिसीव हो रहा है तो उसकी डिटेल आपको पॉइंट नंबर 6 के अंदर डालनी है, और फिर इस तरह से पॉइंट नंबर 7 के अंदर आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड से इनकम आ जाएगा। फिर अगर आपका मैक्सिमम लॉस आता है यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से, वो आपका सेट ऑफ हो सकता है मैक्सिमम लॉस 2 लाख रुपए तक का। उसके बाद अगर आपका लॉस रहता है और आपको कैरी फॉरवर्ड करना है और सेट ऑफ करना है, तो उसके लिए आपको ITR 2 भरना है। जैसे ही ITR 2 लाइव होगा पोर्टल पे, मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगी। अब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। तो SBI अकाउंट का जितना इंटरेस्ट आया है इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको अमाउंट सेक्शन के अंदर अमाउंट को डालना है। उसके बाद जो आपने डिपॉजिट करवा रखी है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो करवा रखी है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको अमाउंट को डालना है। उसके बाद अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड आपको रिसीव हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर विद इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, बट ये डिटेल जो है आपका ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आएगा। उसके बाद फैमिली पेंशन, तो 3 तरह की पेंशन यहाँ पे ITR के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हैं, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड और फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन अगर आपको यहाँ पे रिसीव हो रही है तो उसकी डिटेल डालनी है। साथ में जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे उसके बाद आपको जो है उसका 1/3 आपको 1/3 उस पेंशन का प्लस या फिर आपका 15,000 विच एवर इज़ हायर आपको, या विच एवर इज़ लोअर वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा सेक्शन 57(2)(a) के अंदर। तो यहाँ पे ये डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं आपको फैमिली पेंशन का भी एग्जांपल लेके समझाती हूँ, और उसके बाद अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो आपको अदर इनकम को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे फैमिली पेंशन का लेती हूँ एग्जांपल, और यहाँ पे जो है फैमिली पेंशन डाल देती हूँ 90,000। अब फैमिली पेंशन की आपको यहाँ पे डिडक्शन दिखाई दे रही है कि डिडक्शन है सेक्शन 57(a) की इन केस ऑफ फैमिली पेंशन। अब मैं यहाँ पे जो है अमाउंट भी डालती हूँ। अमाउंट डालने के लिए मैं यहाँ पे डालती हूँ 30,000 की अमाउंट, और यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करती हूँ तो आपको यहाँ पे जैसे दिखाई, यहाँ पे 30,000 का फिगर डालेंगे आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई दे जाएगा, जो कि बात करता है कि डिडक्शन सेक्शन 57(a) का वो आपका एक्सीड नहीं हो सकता 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, और आपका 15,000 विच एवर इज़ लोअर। तो हमारी पेंशन इनकम थी यहाँ पे फैमिली पेंशन इनकम 90,000, इसका 1/3 यहाँ पे मैंने डाला 30,000 और 15,000 विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ पे आपका 15,000 जो है वो आपका डिडक्शन मिल सकता है। ITR 2 के थ्रू ही यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट C जो कि डिडक्शन की बात करता है। डिडक्शन के लिए यहाँ पे जो है नया चेंज जो कि लॉकडाउन के अंदर अनाउंस किया गया था रिलीफ के अंदर, कि अगर आपकी 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक
30 जून तक अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंस करते हैं चैप्टर 6A के लिए, तो उसको आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल जो कि है डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो फिल करना है, डिटेल्स देनी है, कौन कौन से सेक्शन के अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है, क्या डिपॉजिट करवाया, क्या पेमेंट किया है, और फिर आपको जो है यहाँ पे उसकी डिडक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए मिल जाएगी। अदर आपको डिडक्शंस जो है जो कि आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया है, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इस कॉलम के अंदर आपके जाएगी। और जो सिस्टम कैलकुलेटेड है, यानी कि अगर आप यहाँ पे 2 लाख का फिगर डालते हैं तो वो आपका सिस्टम कैलकुलेटेड 1,50,000 जो कि मैक्सिमम डिडक्शन है वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इस तरह से आप 80C से लेके 80U तक सारे डिडक्शन जो भी आप पे एप्लीकेबल है वो सारे डाल सकते हैं। साथ में 80D के लिए यहाँ पे चेंज किया गया है कि 80D के लिए एक नया शेड्यूल लाया गया है जिसमें आपको सारी डिटेल डालनी है। जैसे ही आप उसमें डिटेल डालेंगे तो यहाँ पे ये डिटेल जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी। साथ में 80D जो कि सिस्टम कैलकुलेटेड फिगर है 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि 80D के अंदर आप मैक्सिमम डिडक्शन जो है 1 लाख तक ले सकते हैं। 80D के अंदर भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कौन से पर्सन के लिए आप यहाँ पे क्या डिडक्शन जो है 80D के अंदर क्लेम कर सकते हैं, कि डिसेबिलिटी जो है डिपेंडेंट पर्सन की वो डिसेबिलिटी के साथ है या सीवियर नेचर की डिसेबिलिटी है। 80DB के अंदर भी आपका यही है, 80E, 80EE ये सारा जो है आपको डिटेल यहाँ पे देना है। साथ में आपको इनकम टैक्स पोर्टल भी अगर आपने सेव एज ड्राफ्ट नहीं किया है तो बार बार याद दिलाता रहेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऐसा आपको यहाँ पे जो है एक विजार्ड एक मैसेज जो है दिखाई देगा कि आपको जो है सेव एज ड्राफ्ट करना है। इसको सिंपली आप जैसे ही सेव एज ड्राफ्ट करेंगे ओके कर देना है आपको। उसके बाद आपको 80G के अंदर जो डिटेल डालनी है उसके लिए भी 80G का शेड्यूल है, उसमें आप जैसे ही डिटेल डालेंगे तो डिटेल डालते ही ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड पॉपुलेट हो जाएगा। जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो जो भी आपके डिडक्शंस है वो सारी डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद 80A की छूट जैसे ही आप यहाँ पे लेंगे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट जितना आप डालेंगे अप टू 10,000 आप यहाँ पे जो है डिडक्शन इसमें 80TTA के अंदर ले सकते हैं। लेकिन ये सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए 80TTB जो है एप्लीकेबल होगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपको यहाँ पे इनकम आ रही है, सैलरी इनकम वगैरह, और आप ITR 1 जो है पेंशन के अलावा फाइल कर रहे हैं, तो आपका जैसे ही डेट ऑफ बर्थ पे सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा और आपका 80TTB जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए ये एरिया जो है आपका ग्रे रहेगा। उसके बाद आपका जो है नेचर ऑफ इनकम, अगर आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है तो यहाँ पे सबसे पहले C2 के अंदर टोटल इनकम आ जाएगी, जो कि आपका सारा सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेज इनकम और आफ्टर डिडक्शन आपका टोटल है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एग्जेम्प्टेड इनकम लेनी है, एग्जेम्प्टेड इनकम को सेलेक्ट करना है, उसके अमाउंट डालनी है। तो सेलेक्ट करने के लिए आप काफ़ी सारी एग्जेम्प्टेड इनकम है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम की लिमिट यहाँ पे दी गई है 5,000 तक की इनकम के लिए आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अदर इनकम अगर आपको कोई भी रिसीव हो रही है, जैसे कि स्टैच्यूटरी PF अगर आपको रिसीव हो रहा है, RPF से रिसीव हो रहा है, सुपर एनुएशन फंड है, स्कॉलरशिप ग्रांट हो रही है, अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो जो भी आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है, डिविडेंड इनकम अगर आपको रिसीव हो रही है तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपका टैक्स पेबल जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देगा। अगर आपकी इनकम है अप टू 5 लाख तो आपको यहाँ पे रिबेट भी मिल जाएगी 87A की। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जितना भी आपका टैक्स पेबल बनेगा उस पर 4% का लगेगा। टोटल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को मिला के जो टोटल टैक्स बनता है उसमें अगर आपकी रिलीफ आती है, यानी कि अगर आपको सैलरी में एरियर मिला हुआ है तो उसकी रिलीफ आ सकती है। और फिर आपका जो इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी अगर होगी तो इंटरेस्ट भी आपका सिस्टम जो है कैलकुलेट करके दे देगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ऑप्शन है आपका टैक्स डिटेल का। तो यहाँ पे आपका ये सारा डेटा जो है ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लिया जाएगा। आपकी TDS और TCS जो आपका रिटर्न में
डिडक्ट हो रखा है, 26 AS के अंदर आ रखा है। तो इसको सिंपली आपको रिफ़्रेश ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो जो आपका TDS डिडक्ट हो रखा है सैलरी पे, वो आप फॉर्म 16 से आप मैच करवा सकते हैं 26 AS से। ये आपका डिटेल आ जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आ जाएगी। अगर आपका TDS अदर देन सैलरी डिडक्ट हो रखा है तो वो आप फॉर्म 16A से यहाँ पे जो है डिटेल जो आ जाएगी उसको मैच करवा सकते हैं। देख सकते हैं कि डिटेल्स जो आ रही है वो सही है। अगर आपका जो है फॉर्म 16C जो कि पेयर है, यहाँ पे TDS डिडक्ट हो रखा है तो वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। TCS अगर आपका आ रखा है, आपने पे कर रखा है, तो उसकी डिटेल आपकी इस शेड्यूल के अंदर आ जाएगी, शेड्यूल ऑफ TCS। और जो आपने टैक्स का पेमेंट किया है वो आप चालान के थ्रू आप मैच करवा सकते हैं। और टैक्स का पेमेंट जो हो रखा है वो आपका 26 AS के थ्रू जो है वो आ जाएगा। तो इस कॉलम की अगर मैं बात करूँ, ये जो टैब है वो सारा का सारा आपका 26 AS से आएगा। इसीलिए आपका 26 AS का जो रिकन्सिलेशन होना है वो आपका ज़रूरी है। तो टैक्स पेड और वेरिफिकेशन के कॉलम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो टैक्स पेबल बनता है, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे कर दिया है, वो सारे डिटेल के बाद आपका यहाँ पे टोटल टैक्स पे जो आपने किया है वो सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रैग कर लिया जाएगा। अगर आपका रिमेनिंग अमाउंट पेबल बनता है तो उसको आपको पे करना है, टैक्स पेड के अंदर डिटेल डालनी है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे करना है। रिफ़ंड बनता है तो वो आपका शो करवा दिया जाएगा यहाँ पे। और रिफ़ंड के लिए जो है आप यहाँ पे बैंक की इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी प्री वैलिडेटेड है तो वो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें आपको सीरियल नंबर, IFSC कोड, जिस बैंक के अंदर आपको रिफ़ंड चाहिए, अकाउंट नंबर और रिफ़ंड अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। सिंपली आपको अपना वेरिफिकेशन के अंदर आपका नाम, आपका फादर्स नेम आ जाएगा। तो उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सेल्फ सेलेक्ट करना है, या अगर आप रिप्रेजेंटेटिव है तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे, आपका फादर्स नेम वगैरह चेक करेंगे, डेट आपको दिखाई दे दी जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको इन तीनों ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि अगर आप E-वेरीफाई नहीं करवाना चाहते हैं, 120 दिन के अंदर आपको CPC को भेजना है। उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पे दिया गया है। इस एड्रेस पे आपको जो है यहाँ पे स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको पोस्ट करना है। उसके बाद अगर आप E-वेरीफाई करवाना चाहते हैं, चाहे आधार से हो, प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट से हो, डीमैट अकाउंट से हो, या अगर आपके पास DSC है तो DSC से आप प्री वैलिडेट करवा सकते हैं। तो आधार OTP मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरे पास, लेकिन रिटर्न को वेरीफाई करवाने से पहले हमें यहाँ पे 4 और जो टैब बचे हुए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे देनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे शेड्यूल DI को भरेंगे, जो कि है डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल 20 से लेके 30 जून 20 तक, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे जो, जैसे ही आप उधर यस सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे एरिया जो है ऑल्टर्ड एरिया मिलेगा, और इस पे आप जो है अपनी अमाउंट्स की डिटेल दे सकते हैं। इसमें 80C से लेके 80 GGC तक जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारी डिटेल आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो वो बात करता है, नेक्स्ट स्टेप वो है अपना 80D का। 80D के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सबसे पहले कि आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न है या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो कि सीनियर सिटीज़न है। तो यहाँ पे आपको यस, नो और नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली, तो इसमें तीनों ऑप्शन में जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसमें आपको सारी डिटेल देनी है। जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी डिटेल आपको देनी है। उसके बाद आपका अगर सीनियर सिटीज़न है तो आपको यहाँ पे जो है आपको ये सेलेक्ट करना है अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं। अदर देन आपका, अगर आप पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं तो आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके जो भी एप्लीकेबल है 80D पे मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। 80G की अगर मैं बात करूँ तो 80G के अंदर जो है वो आपका यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 80G के अंदर जो भी डोनेशन आपका बनता है, जी के अंदर आपका जो डोनेशन है 100% डिडक्शन के साथ है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो इसके लिए आपको जो डोनर से रिसीव
रिसीट रिसीव हुई है उसकी डिटेल आप यहाँ पे जो है डाल सकते हैं। जो भी डिडक्शंस रहेगी वो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद GGA के अंदर अगर आपने कोई भी डोनेशन दिया है तो वो आप यहाँ पे साइंटिफिक और रूरल डेवलपमेंट के लिए तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद आपको टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन के टैब में जाना है। तो यहाँ पे टैक्स पेड के ऑप्शन में आपको इन 3 ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप ई-वेरीफाई करवा रहे हैं। ई-वेरीफाई जो है 120 दिन के अंदर करवाएंगे या आप ई-वेरीफाई नहीं करवा रहे हैं और ITR-V यहाँ पे जो है CPC बेंगलोर को यहाँ पे भेजेंगे और 120 दिन के अंदर जब भी आपने रिटर्न फाइल किया है। अगर आप नहीं भेजते हैं तो आपका रिटर्न जो है डिफेक्टिव रिटर्न यहाँ पे मान लिया जाएगा। तो इस तरह से हम अपना ITR-1 जो है वो सेलेक्ट कर पाएंगे, भर पाएंगे और उसे प्रीव्यू करके आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने के